नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। लगातार निरंतर राहुल गांधी को एक के बाद एक बीजेपी घेर रही है और इस बार राहुल गांधी की जो सदस्यता का मामला है, इस पर मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी कोई रियायत करने वाली है। और ख़ास तौर पे जो पूरा एनालिसिस मुझे समझ में आ रहा है, वो एनालिसिस ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंस के साथ में आर पार करने के मूड में दिख रही है। आज एक नई खबर आ गई है। उस नई खबर के मुताबिक राहुल गांधी का जो संसद सदस्य के तौर पर उनको मकान मिला हुआ था, वो खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। यानी बिरला साहब जो हैं, वो एकदम, देखिए, पहले संसद की सदस्यता खत्म की, उसके बाद में वो सीट खाली घोषित कर दी गई है। जाहिर बात है, निर्वाचन आयोग के पास भी उसका नोटिस जा चुका है, यानी जल्दी वहाँ चुनाव करा लीजिए। और तीसरा ये है कि राहुल गांधी, आप मकान खाली करो। इस बीच में तमाम सारा विरोध हो रहा है, विपक्षी पार्टियां नारे लगा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है, रैली कर रही है, वो भी अपने अटैकिंग मोड में। बावजूद इसके इस मामले में सरकार कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। आज हम इसी को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में, भविष्य में दोनों तरफ से क्या रणनीति हो सकती है और किसको इसका फ़ायदा मिल सकता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी हाजिर होता हूँ। जैसे ये पूरे घटनाक्रम का आप एनालिसिस करना शुरू करते हैं, तो आप दो चीज़ें दिमाग में रखते हैं। जो दो जगह पे इसको बांटा जा सकता है, वो ये कि आने वाले समय में, अभी बहुत विश्लेषण इस पे हो नहीं रहा है, हुआ नहीं है, किसी को मैंने सुना नहीं ज़्यादा। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इस घटनाक्रम के हिसाब से क्या होने वाली है, और दूसरा ये है कि जो विपक्ष है और कांग्रेस पार्टी है, इनकी रणनीति क्या रहने वाली है, यानी ये कौन सी चालें चलने वाले हैं। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। भविष्य कोई नहीं जानता है, लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी को देखें तो उसके पास में एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है कि वो जिस भी मसले पर भिड़ती है, दिलो जान से भिड़ती है। किसान आंदोलन हो गया, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों की एक नहीं सुनी, उनको खालिस्तानी घोषित कर दिया, जो करना था कर दिया, देशद्रोही घोषित कर दिया, यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं को भेज दिया उनके आंदोलन पे पत्थर फेंकने के लिए। तनाव, टकराव सब हो गया, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। ये इस सरकार की हठधर्मिता है कि लोकतांत्रिक तरीके से जब आंदोलन होते हैं तो इसका रवैया सहयोगात्मक होने के बजाय, उदार होने के बजाय, ये और रिजिड होती जाती है और कठोर होती जाती है। और एक चीज़ राजनीति में हमेशा होती है, एक तरफ और दूसरी तरफ, दोनों तरफ सच होता है। जो अपने सच को, मतलब कथित सच, जो अपनी बात को ज़्यादा ताकत से रख पाए, ज़्यादा शोर से रख पाए, ज़्यादा दम से कह पाए, उसकी बात सच हो जाती है। अब अगर एक बात सोचिए कि अभी हाल में राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र के बारे में एक भाषण देकर आए, और उस भाषण को देने के बाद में तमाम सारी उस पर बहस हुई, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आती हैं। उसके कुछ ही दिन बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है। आप कहेंगे कोर्ट से गई है, इससे गई है, उससे गई है, लेकिन कोई भी जब अंतर्राष्ट्रीय धरातल पे सोचता है तो कोर्ट मतलब सरकारी मान के चला जाता है। कहीं पे भी दुनिया में किसी भी देश में कुछ होता है, अगर कोर्ट कुछ करता है तो यही परसीव किया जाता है कि वहाँ की सरकार ने ऐसा किया, वहाँ पे ऐसा हुआ। और जो आपत्तियाँ होती हैं सरकार के प्रति, विदेशी शक्तियाँ उन आपत्तियों को जाहिर करती हैं। तो एक बड़ा सवाल भारत के लोकतंत्र को लेकर खड़ा हो गया है, और इस घटनाक्रम के बाद तो और ज़्यादा खड़ा हो गया है। सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर लोकतंत्र बचाने का आंदोलन कर रही हैं, इससे और खड़ा हो गया है। संसद में सारी विपक्षी पार्टियां काले कपड़े पहनकर जाती हैं और लोकतंत्र की बहाली की बात करती हैं, इससे और खड़ा हो गया है। सेंट्रल की एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप अब सारी पार्टियां एक साथ कर रही हैं। ये भी एक अथॉरिटेरियन स्टेट
और लोकतंत्र के कमज़ोर होने का एक संकेत हो सकता है। इससे भी एक सवाल खड़ा हो गया है। और अब भारत जो है वो G20 में जो बारी से क्रमानुसार अध्यक्ष बनते, भैया एक बार तू बन जाइयो, एक बार मैं बन जाऊंगा, उसके बाद ये बन जाएगा, तो जो जितने मेंबर हैं 20, वो एक एक करके अध्यक्ष बनते। हमसे पहले भी कोई था, इंडोनेशिया वाला, तो अब हम अध्यक्ष हैं। तो जो G20 देशों की जो गतिविधियां भारत में अलग अलग जगह पे होने वाली हैं और जो समिट होने वाला है, उस समिट से पहले अगर भारत की डेमोक्रेसी पे, भारत के लोकतंत्र पे इस तरह के बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय धरातल पे एक अच्छा संदेश भारत के बारे में नहीं जाएगा। मोदी सरकार की छवि पे इसका असर पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरफ से सोचें, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली के हिसाब से सोचें, उनके काम करने के तरीके के हिसाब से सोचें, तो वो कहेंगे दुनिया जो कहती है कहे, हम भारत में इसको ये शक्ल देंगे कि ये सब देशद्रोही हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया का G20 भारत में हो रहा है, उस दौरान ये प्रदर्शन करके देश की बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझ के देश के लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये छवि फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र कमज़ोर हो चुका है, लोकतंत्र में कहाँ कमी है। आप प्रदर्शन करते हो, आप प्रधानमंत्री को कायर कह देते हो, कुर्सी के पीछे छुपा बैठा हुआ ये कह देते हो, केजरीवाल अनपढ़ बोल देते हैं, उसके बावजूद बोल पा रहे हो ना, कहाँ लोकतंत्र नहीं है। और इसके साथ में अगर आपके पास एक बड़ा सूचना तंत्र हो, आपके पास एक सोशल मीडिया सेल हो जिसमें 2000 के करीब लोग काम करते हों, आपके पास में मीडिया हो जो प्रियंका गांधी के कल के भाषण को, सत्याग्रह को सिरे से गायब कर दे। कल मैंने आपको गूगल का किस तरह से स्क्रीनशॉट बताया था। पूरे वातावरण के बीच में अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से लेके आ जाएगी तो क्या होगा? आपकी जो भी इंटरनेशनल इमेज बनने वाली हो, लेकिन वो इंटरनेशनल इमेज मेरी खराबियों से नहीं बनी, तुमने मेरी खराबी पे उंगली उठाई इसलिए बन गई, यानी कि विपक्षी दोषी है। ये गेम जो है वो हो सकता है। इसीलिए एक हठधर्मी है, एक रिजिडिटी है, एक अड़ियल रवैया है। राहुल गांधी की सदस्यता गई थी, एक छोटे से मामले पर गई थी। उस मामले में बहुत आसानी से सहयोगात्मक रवैया सत्ता पक्ष अपना सकता था। इस देश में सहयोगात्मक रवैये का इतिहास है। राजीव गांधी अटल बिहारी वाजपेयी का घुटना मरम्मत कराने के लिए उनको बाहर भेज देते हैं सरकारी काम से। सबसे बड़े आलोचकों को इस देश का प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बना के बाहर भेजा है सरकारों ने। तो उस देश में कर सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मजबूती पे अड़ी हुई है। और वो अब जो उसका सीन है सारा का सारा, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ये लड़ाई अब राहुल गांधी के मुकाबले और सख्ती करने से आगे बढ़ेगी। तो अब अगर ये मामला आगे की अदालत में जाता है और अदालत में कोई भी फैसला अगर राहुल गांधी के पक्ष में आता है, 2 साल की सज़ा को नाजायज़ ठहराया जाता है, जिसके पक्ष में बहुत सारे तरकारे हैं। लोगों का कहना है ठीक है, मानहानि में 2 साल की सज़ा हो सकती है, लेकिन अधिकतम सज़ा देने के लिए कुछ प्रावधान होने चाहिए। सीधे सीधे उस आदमी की मानहानि नहीं हुई, उसने तो अपने ऊपर ले ली। जो मानहानि का बयान दिया गया वो पब्लिक इंटरेस्ट में दिया गया। उस बयान के पीछे इंटेंशन इस व्यक्ति को टारगेट करना नहीं था, ना ही इसकी कम्युनिटी को टारगेट करना था। तो 2 साल की सज़ा होने का कोई लॉजिक लगता नहीं है। इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि इस फैसले की क्वालिटी बहुत ख़राब है। तो ऐसे में ये फैसला अगर किसी भी अदालत से उलटता है तो भारतीय जनता पार्टी चुप तो नहीं बैठेगी, क्योंकि इसमें मामला उसके खिलाफ भी जा सकता है। तो वो अंदर खाने उसकी पूरी की पूरी कोशिश होगी कि राहुल गांधी के पक्ष में ये जो फैसला आ ही ना जाए। तो उसको रोकने के लिए सरकारें क्या करती हैं? इसको रोकने के लिए सरकारें मुकदमों को खिंचवाती हैं, कई तरह के अड़ंगे लगाती हैं, नई नई तरह की चीज़ें खड़ी करती हैं, प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेन किया जाता है, पूछताछ की जाती है,
कोशिश होगी कि राहुल गांधी को गिरफ्तारी कर लिया जाए। जो लोग समझ रहे हैं कि एक व्यापक विरोध होगा, बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा, सारा विपक्ष एकजुट हो गया है, इसलिए इस डर से बीजेपी दमन छोड़ देगी, तो वो लोग बीजेपी को नहीं समझते। हाल के सालों का बीजेपी का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, वो कभी भी आसानी से झुकती नहीं है। सीए का कितना बड़ा आंदोलन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पे डाल दिया, सरकार नहीं झुकी। किसान आंदोलन में भी देख लीजिए। इस देश में अब जो स्थितियां हैं उसमें शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन या प्रतीकात्मक विरोध करके किसी की मांग पूरी नहीं होती है। ये आपके लिए होता होगा लोकतांत्रिक तरीका, उनके लिए नहीं है। वो कहते हैं हम जो चाहेंगे वो होगा। बहरहाल अब इन सारी स्थितियों में बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि इस पर जल्दी सुनवाई हो और ये मामला जल्दी से जल्दी निपटे। इसलिए वो चाहेगी कि जैसे भी हो इस मामले को निपटने से पहले चुनाव आयोग एक बार वहाँ पे चुनाव की घोषणा कर दे वायनाड में, और राहुल गांधी की जगह वहाँ से कोई और चुनवा दिया जाए, समस्या ही खत्म। दूसरा, बंगला खाली करा ही दिया। अगर जेल चले जाए राहुल गांधी तो लोगों को लगता है भाई उससे तो आंदोलन खड़ा हो जाएगा, लेकिन इनको नहीं लगता, ये नहीं जानते, वो सब ये नहीं मानते हैं वो आंदोलन वाली बातें। ये कहते हैं कि आंदोलन किस लिए होता है? आंदोलन जनता के मानस में अपनी बातों को रखने के लिए होता है। कहते हैं मानस पे तो हमारा कब्जा है, तो कैसे रख लोगे? हमारा व्हाट्सएप 25 पहुँचेगा उससे पहले, जब आप आंदोलन करके एक आवाज़ उठाओगे, आप ही की बातों को उल्टा बना के पहुँचा देगा। तुम कहा का आंदोलन? ये ताकत है आज की सोशल मीडिया की, और वो बीजेपी अच्छी तरह से जानती है। तो इन सारी स्थितियों में कांग्रेस पार्टी का जोर किस पे होगा? कांग्रेस पार्टी अगर ज़रा भी स्मार्ट है तो इन सारे दर्दों को भूलकर, इन सारी तकलीफ़ों को भूलकर बार बार एक ही बात कहेगी, हमें नहीं पता कि अतीक ने कैसा मूत्र विसर्जन किया, हमें नहीं पता, हम जेल जा रहे हैं, कोई बात नहीं, बस आप हमको इतना बता दो कि विनोद भाई साहब की कंपनी में पैसा किस चौकीदार का है। बस ये बता दो कि उसमें पैसा किसका लगा हुआ है, देश के लोगों का लगा हुआ है, विदेश के लोगों का लगा हुआ है, वो देश का चौकीदार है, किसी और देश का चौकीदार है, ब्रिटेन वाले का लगा है या बांग्लादेश वाले का लगा है या श्रीलंका वाले का लगा है, किसका पैसा है, वो कहाँ से आया है। बस कांग्रेस पार्टी के पास यही बीज मंत्र है जिससे बच सकती है, लेकिन वो उसको कैसे दोहरा सकती है पता नहीं, क्योंकि एक ही दिन में सुर बदल जाते हैं। राहुल गांधी ने पूछा वो पैसा किसका है, बहुत स्पेसिफिक सवाल था। दूसरे दिन प्रियंका गांधी पूछने लगी कि वो पैसा कहाँ से आया, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, इतने भर से असर खत्म हो गया। बहरहाल अब जो होगा वो ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मामला अडानी का उठे, दूसरे मेंबर्स अडानी का मामला उठाएं, सारी पार्टियां अडानी का मामला उठाएं, सारी पार्टियां पूछें कि अडानी की कंपनी में काला धन किसका है, सड़क सड़क पे जाकर ये पूछा जाए कि वो काला धन किसका है। एक बात मान के चलिए, भले ही कितना व्यापक सोशल मीडिया का समर्थन हो, भले ही ये घोषित कर दिया गया हो कि अडानी के खिलाफ विदेशी साजिश है, लेकिन इस देश के लोग जानते हैं कि अडानी के खिलाफ विदेशी साजिश की बात एक राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है, लेकिन कुछ गड़बड़ तो है। और जब इस बात पे लोग यकीन कर रहे हैं तो इससे बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास दूसरा नहीं हो सकता है, और मुझे लगता है कि उसका सारा का सारा जोर इस पर होगा। ये चाहते नहीं है कि राहुल गांधी या किसी और तरीके से संसद के रिकॉर्ड में ये दर्ज हो कि देश की सरकार अडानी की शुभचिंतक है, और इसीलिए पूरी कोशिश की जा रही है। और जो विपक्ष के सांसद और कांग्रेस के बाकी सांसद हैं, उनकी कोशिश होनी चाहिए बार बार हर रोज़ हर कार्यवाही में ये दर्ज हो कि वो पैसा किसका है जो शेल कंपनियों के ज़रिए अडानी जी की कंपनियों में आया है। जो भी है, अब एक ही रास्ता है। अगर मोदी जी को हेट कर पाए विपक्ष, अगर मोदी जी को विपक्ष कमज़ोर कर पाए, अगर मोदी जी को विपक्ष नुकसान पहुंचा पाए, तो फिर ये ईडी वीडी जितने भी हैं ये सब गायब हो जाएंगे। जैसे तिलिस्म ख़त्म होगा, ये तिलिस्म है। जब तक मोदी जी मजबूत हैं, ईडी मजबूत है, सीबीआई मजबूत है, सब मजबूत हैं,
जिस दिन मोदी जी कमज़ोर पड़ेंगे, सारी पार्टियों की मुक्ति का मार्ग पक्का हो जाएगा। अब ये पूरा जो जंग है, इसमें राहुल गांधी, मोदी जी, ईडी, कोर्ट, भविष्य, इसको लेकर रणनीतियों का एक ज़बरदस्त सिलसिला चल रहा है। कोई भी अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। ये हमने अनुमान लगाया क्या हो सकता है, अब आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ पक्की लग रही है कि बीजेपी के पत्ते खुले हुए हैं। थोड़ा सा भी स्मार्ट होते मोदी जी ना, राहुल गांधी से मुलाकात करते, कहते कि उनसे मुलाकात, उनको बुलाओ, मिलने के लिए मेरे पास आए हैं, और इसमें कुछ ना कुछ करके राहुल गांधी को एक राहत दे देते। लेकिन ये जो सदस्यता वाला रायता फैलाया है, ये स्मार्टनेस तो नहीं है। अब ये बिरला जी का अपना हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन परपिटेशन है। क्या पता क्या प्लान है, क्या पता ये प्लान हो कि बार्डर साहब को डाल दो, क्या पता ये प्लान हो 2024 से पहले, जैसे कि सबको घेरा जा रहा है, सबकी फाइलें निकल रही हैं, सभी को एक तरफ कर दिया जाए। उसके बाद में ज़्यादा कुछ रायता हुआ, ज़्यादा कुछ हुआ तो वो जो है ना, वो नेतन्याहू, मोदी जी का दोस्त, उसने वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी छीन लिए कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ, मेरे खिलाफ जो जांच चल रही है, 3 मामले चल रहे हैं उनके खिलाफ, उसमें अगर कोई फैसला भी आएगा तो मुझे हटाया नहीं जा सकता। ये भी कुछ हो सकता है। जो भी होगा सामने आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।